स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश। इसके अंतर्गत सप्लीमेंट्री रीडर का नाम है स्नैपशॉट और आज हम स्नैपशॉट के लेसन 2 दी एड्रेस का अध्ययन करेंगे। दी एड्रेस का अर्थ होता है पता और इसकी लेखिका है मार्गा मिंको। यह लघु कथा एक बेटी का मार्मिक वृत्तांत है जो युद्ध के बाद अपनी मां के सामान की तलाश में हॉलैंड जाती है। जब वह उन्हें ढूंढती है तो वस्तुएं उसके पहले के जीवन की यादें ताज़ा करती हैं। हालांकि उसने इन सभी को पीछे छोड़ने की और आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। क्या आप मुझे जानती हैं? मैंने पूछा। महिला ने मुझे अच्छी तरह जांचते हुए देखा। उन्होंने दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया। मैं करीब आई और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। उस महिला ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तब मैंने बताया कि मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ। उन्होंने दरवाजे पर अपना हाथ रखा जैसे वह उसे और खुलने से रोकना चाहती थी। उनके चेहरे ने पहचान का कोई संकेत नहीं दिया। वह मुझे खामोशी से घूरती रही। शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी। मैंने सोचा शायद यह वह नहीं है। मैंने उन्हें केवल एक बार देखा था, क्षण भर के लिए, और वह भी बरसों पहले। सबसे अधिक संभावना यह थी कि मैंने गलत घंटी बजाई थी। महिला ने दरवाजे को छोड़ दिया और बगल में हो गई। उन्होंने मेरी माँ का बुना हुआ हरा कार्डिगन पहना हुआ था। लकड़ी के बटन धुलने की वजह से फीके पड़ गए थे। उन्होंने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ और खुद को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। लेकिन मुझे पता था कि मैं सही थी। अच्छा, तो आप मेरी माँ को जानती थी? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, क्या तुम वापस आ गई? महिला ने कहा, मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आएगा। तब मैंने जवाब दिया, केवल मैं। उसके पीछे के मार्ग में एक दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। एक गंध उभरी। मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। तब मैंने बताया, मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। मैं आपसे एक पल के लिए बात करना चाहती थी। तब उस महिला ने कहा, मेरे लिए अभी यह सुविधाजनक नहीं है। मैं तुमसे नहीं मिल सकती, फिर कभी। उन्होंने सिर हिलाया और सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे घर के अंदर किसी को परेशानी न हो जाए। मैं वहीं उस सीढ़ी पर खड़ी थी। सामने आले की खिड़की का पर्दा हटा। किसी ने मुझे देखा होगा और पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह, कुछ नहीं, महिला ने कहा होगा, कुछ भी नहीं। मैंने फिर से नेम प्लेट देखी। उस पर डोरलिंग लिखा था, सफ़ेद तामचीनी पर काले अक्षरों में, और चौखट पर थोड़ा ऊपर एक नंबर 46। जब मैं धीरे धीरे वापस स्टेशन जाने लगी, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा था, जिन्होंने मुझे सालों पहले यह पता दिया था। यह युद्ध के पहले के भाग में था। मैं कुछ दिनों के लिए घर पर थी और मुझे तुरंत यह आभास हुआ कि कमरों में कुछ बदलाव है। मुझे कुछ चीज़ें वहाँ नहीं दिखीं। मेरी माँ हैरान थी कि मैंने इतनी जल्दी कैसे ध्यान दिया। फिर उन्होंने मुझे श्रीमती डोरलिंग के बारे में बताया। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन जाहिर है वह मेरी माँ की पुरानी परिचित थी, जिन्हें उन्होंने कई सालों से नहीं देखा था। वह अचानक उन्हें मिली और संबंध फिर से स्थापित हो गया। तब से वह नियमित रूप से आती थी। वह जब भी यहाँ आती थी, घर से कुछ न कुछ अपने साथ ले जाती। मेरी माँ ने कहा, वह एक बार में ही सारी टेबल सिल्वर ले गई
और फिर यहाँ लटकी हुई प्राचीन प्लेट्स। उसे उन खड़े फूलदानों को घसीटने में परेशानी हुई। मुझे चिंता है कि उसकी पीठ पर क्रॉकरी से कुछ मोच आ गई थी। मेरी माँ ने दयापूर्वक अपना सिर हिला दिया। मैंने उससे पूछने की कभी हिम्मत नहीं की। उसने खुद मुझे सुझाव दिया। उसने जिद भी की। वह मेरी सभी अच्छी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहती थी। अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम सब कुछ खो देंगे, वह कहती है। क्या आप सहमत हैं कि उसे सब कुछ रख लेना चाहिए? मैंने पूछा। मेरी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे यह जरूरी हो। इस तरह से बात करना अपमान होगा। और उसके द्वारा लिए गए जोखिम के बारे में सोचो। हर बार वह पूरे सूटकेस या बैग के साथ हमारे दरवाजे से बाहर जाती है। मेरी माँ ने देखा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। उन्होंने मुझे उल्हाने भरी निगाहों से देखा और फिर हमने इसके बारे में कुछ और नहीं बोला। इस बीच मैं रास्ते में चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना स्टेशन पहुंच गई। युद्ध के बाद मैं पहली बार फिर से परिचित स्थानों पर चल रही थी, लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी। मैं कीमती समय की यादों से भरे उन घरों व सड़कों को देखकर खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। ट्रेन से वापस जाते हुए मैंने श्रीमती डोरलिंग को फिर से देखा। चूंकि मैं उनसे पहली बार मिल रही थी, वह उस दिन की अगली सुबह थी जब मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में बताया था। मैं देर से उठी थी और नीचे आते हुए मैंने देखा कि मेरी माँ किसी से विदा ले रही है। एक चौड़ी पीठ वाली महिला। यह मेरी बेटी है, मेरी माँ ने कहा। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। महिला ने सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे से सूटकेस उठाया। उन्होंने एक भूरे रंग का कोट और एक आकारहीन टोपी पहनी थी। क्या वह बहुत दूर रहती है? मैंने पूछा। उन्हें भारी सूटकेस उठाकर घर से बाहर जाने में परेशानी होती होगी। मेरी माँ ने कहा, मार्कोनी स्ट्रीट में, नंबर 46 याद रखना। मैंने वह याद रखा, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए लंबा इंतज़ार किया। शुरू में आज़ादी के बाद मैं उस संग्रहित सामान में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही थी और स्वाभाविक रूप से मैं इससे डरती भी थी। इन चीज़ों का सामना करने से डरती थी जो एक ऐसे मामले से संबंधित थीं जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, जो अलमारी और बक्से में छिपे हुए थी और जो व्यर्थ में अपने स्थान पर वापस रखे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, जिन्होंने उन सभी वर्षों को सहन किया क्योंकि वे चीज़ें थीं। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। ब्रेड पहले से हल्का रंग ले रही थी। एक बिस्तर था जहां आप निर्भीक होकर सो सकते थे। एक कमरा जिसके बाहर ऐसा दृश्य था जिसे आप रोज देख सकते थे। और एक दिन मैंने देखा कि मैं उन सभी चीज़ों के बारे में उत्सुक थी जो अभी भी उस पते पर होनी चाहिए। मैं उन्हें देखना, छूना और याद करना चाहती थी। श्रीमती डोरलिंग के घर मेरी पहली व्यर्थ यात्रा के बाद मैंने दूसरी बार कोशिश करने का फैसला किया। इस बार लगभग 15 साल की एक लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है। उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मेरी माँ रोज के काम कर रही हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। मैं उस लड़की के पीछे साथ गई। एक पुराने ज़माने का लोहे का हनुक्का मोमबत्ती होल्डर एक आईने के बगल में लटका हुआ था।
हमने इसका कभी उपयोग नहीं किया क्योंकि यह एक एकल मोमबत्ती दान की तुलना में बहुत अधिक भारी था। क्या आप बैठोगी नहीं? लड़की ने पूछा। उसने बैठक का दरवाज़ा खोला रखा और मैं अंदर गई। मैं रुक गई, डर गई। मैं एक कमरे में थी जिसे मैं जानती थी और नहीं जानती थी। मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया जिन्हें मैं फिर से देखना चाहती थी, मगर जिसने मुझे अजीब माहौल में सताया, या बेतरतीब तरीके से सब कुछ रखा गया था, बदसूरत फर्नीचर या उससे भरी बदबू की वजह से जो वहाँ थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने चारों ओर देखने की हिम्मत मुश्किल से कर पा रही थी। लड़की ने एक कुर्सी घुमाई। मैं बैठ गई और ऊनी टेबल क्लॉथ को देखा। मैंने उसे रगड़ा। मेरी उंगलियां रगड़ से गर्म हो गई। मैंने पैटर्न की लाइन को देखा। कहीं किनारे पर एक जले का निशान होना चाहिए जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी। मेरी माँ जल्द ही वापस आ जाएगी, लड़की ने कहा। मैं उनके लिए पहले ही चाय बना चुकी हूँ। क्या आप एक कप चाय लेंगी? मैंने कहा, धन्यवाद। मैंने ऊपर देखा। लड़की ने चाय टेबल पर कप तैयार रखे थे। उसकी पीठ चौड़ी थी, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। उसने एक सफ़ेद पॉट में चाय डाली। उसके ढक्कन पर बस एक सुनहरा बॉर्डर था। मुझे याद आया। उसने एक डिब्बा खोला और कुछ चम्मच बाहर निकाले। यह बहुत अच्छा डिब्बा है। मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी। यह एक अजीब आवाज़ थी, जैसे कि इस कमरे में प्रत्येक ध्वनि अलग थी। ओह, आप इनके बारे में जानती हो? वह पीछे मुड़ी और मेरे लिए चाय लाई। वह हंसी। मेरी माँ कहती है ये बहुत प्राचीन है, हमारे पास और भी बहुत हैं। उसने कमरे की तरफ इशारा किया। आप खुद ही देख लो। मुझे उसके हाथ की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता था उसका मतलब किन चीज़ों से था। मैंने बस चाय की मेज पर स्थिर जीवन को देखा। एक बच्चे के रूप में मैंने हमेशा कांस्य की प्लेट पर सेब की कल्पना की थी। हम इसका इस्तेमाल हर चीज़ के लिए करते हैं, उसने कहा। एक बार हमने दीवार पर लटकी प्लेटों को भी खा लिया। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन यह कुछ खास नहीं था। मुझे टेबल क्लॉथ पर जले का निशान मिल गया। लड़की ने सवालिया निगाह से मुझे देखा। हाँ, मैंने कहा, तुम्हें घर की इन सभी प्यारी चीज़ों को छूने की आदत हो गई होगी और अब तुम इनकी तरफ मुश्किल से ही देखती होंगी। हम किसी चीज़ की तरफ तभी ध्यान देते हैं जब वह नहीं होती, क्योंकि इसकी मरम्मत की जानी है या हमने उसे उधार दिया है, उदाहरण के लिए। फिर से मैंने अपनी आवाज़ की अप्राकृतिक ध्वनि सुनी और मैं बोलती रही। मुझे याद है मेरी माँ ने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनकी उस चांदी को चमकाने में मदद करूँगी। यह बहुत पहले था और उस दिन मैं संभावित रूप से ऊब गई थी, या शायद मुझे घर पर रहना पड़ा क्योंकि मैं बीमार थी, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं पूछा था। मैंने उनसे पूछा कि उनका मतलब किस चांदी से है, और उन्होंने जवाब दिया, आश्चर्यजनक कि वह चम्मच थे, कांटे एवं चाकू थे। और यह अजीब बात थी, मुझे नहीं पता था कि जिन बर्तनों में हम रोज़ खाते हैं वह चांदी के हैं। लड़की फिर हंसी। मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम्हें नहीं पता यह भी है, और उसकी ओर गौर से देखा। हम जिसमें खाते हैं, उसने पूछा। अच्छा, क्या तुम्हें पता है? वह हिचकिचाई। वह अलमारी की तरफ बढ़ी और दराज खोलना चाहती थी। मैं देखती हूँ, वह यहाँ है। मैं खड़ी हो गई। मैं समय भूल रही थी। मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। उसका हाथ दराज पर था। क्या आप मेरी माँ की प्रतीक्षा नहीं करेंगी?
नहीं, मुझे जाना चाहिए। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। लड़की ने दराज खोला। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। जैसे ही मैं पैसेज में जाने लगी, मैंने चम्मचों और कांटों की झंकार सुनी। सड़क के कोने पर मैंने नेम प्लेट देखी। मार्कोनी स्ट्रीट उस पर लिखा था। मैं 46 नंबर पर थी। पता सही था। मगर अब मैं इसे याद नहीं रखना चाहती थी। मैं अब वहाँ कभी वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह वस्तुएं जो आपके पूर्व काल के परिचित जीवन के साथ आपकी स्मृति में जुड़ी हुई हैं, उनका मूल्य तुरंत खत्म हो जाता है जब आप उनसे अलग हो गए हों। जब आप उन्हें फिर से अजीब परिवेश में देखते हैं। और मुझे उनके साथ एक छोटे से कमरे में क्या करना था, जहां ब्लैकआउट पेपर के टुकड़े अभी भी खिड़कियों के साथ लटके हैं और संकीर्ण टेबल दराज में रखे मुट्ठी भर छुरी कांटे के सेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने पता भूलने का संकल्प लिया। मुझे जो कुछ भी भूलना था, उसमें यह सबसे आसान होगा। अगर रेडियो स्टाइल में बना यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अपने दैनिक कार्य करते हुए भी आप इस वीडियो को रेडियो की तरह सुन सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होगी। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।